मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के आरोपित को यूपी एसटीएफ ने मुंबई पुलिस की मदद से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित कामरान अमीन है, उसे मुंबई के चूना भट्टी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ के एसएसपी विशाल विक्रम ने बताया कि आरोपित को 24 मई तक ट्रांजिट रिमांड पर लेकर यूपी एसटीएफ की टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। इस साजिश में किसी संगठन का हाथ है कि नहीं, उससे पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा। पुलिस, एसटीएफ, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस समेत कई टीमें आरोपित की तलाश में जुटी थी। धमकी भरा संदेश यूपी 112 के हेल्प डेस्क के व्हाट्सएप पर जिस मोबाइल नंबर से आया था वह महाराष्ट्र का था। इस मामले में गोमती नगर थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(1)(b), 506 और 507 के तहत इंस्पेक्टर धीरज शुक्ला की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। केंद्र सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों को उनके गांव घर पहुंचाने कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। यही कारण है कि रेलवे ने अगले 10 दिनों में करीब 36 लाख श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 26 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 से 23 मई के बीच रेलवे ने 26 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें से करीब 36 लाख लोगों को उनके घर तक पहुंचाया है। यादव ने बताया, 1 मई को रेलवे ने 4 श्रमिकों ट्रेनें स्पेशल चलाई थीं। राज्यों की ओर से मांग के अनुरूप लगातार इसकी संख्या बढ़ाई गई है। 20 मई को 279 ट्रेनें चलाई गईं। पिछले 4 दिनों में रेलवे ने रोजाना औसतन 2600 ट्रेनों का संचालन किया है और अगले 10 दिनों में औसत से श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा, राज्यों के भीतर ट्रेन चलाई जा सकती हैं जिसमें से 10 और 12 लाख लोग यात्रा कर सकते हैं। अगले 10 दिन चलने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से चलेंगी। इनका गंतव्य असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और बंगाल होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मुसीबत झेल रहे गरीबों की आर्थिक मदद कर उनका दुख दर्द कुछ कम करने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में सरकार ने गरीबों को इस साल 2 महीने की अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया, यानी वृद्धावस्था, निराश्रित महिला व दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों को 12 के बजाय 14 महीने की पेंशन मिलेगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 87 लाख लोगों को मिलेगा। समाज कल्याण विभाग प्रदेश में करीब 50 लाख गरीब बुजुर्गों व वृद्धावस्था पेंशन देता है। महिला कल्याण विभाग 26 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को पेंशन प्रदान करता है। इसी प्रकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी करीब 11 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन देता है। तीनों ही पेंशन योजना में सरकार 500 रुपये प्रति माह लाभार्थियों को प्रदान करती है। सरकार इन्हें अप्रैल में 2 माह की एडवांस पेंशन दे चुकी है। सरकार ने अब इन गरीबों को 2 माह के अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। मनमाना लोन बांटकर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को कंगाली की कगार पर पहुंचाने वाले जिम्मेदार अब शिकंजा कसा जाएगा। सहायक आयुक्त सहकारिता अंशल कुमार ने बताया कि धारा 68 और 2 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि ऋण वितरण में इस सीईओ और महाप्रबंधक सचिव की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। आर्यनगर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना 1998 में हुई थी। 22 वर्षों में यह बैंक बंदी की कगार पर पहुंच गया क्योंकि बैंक ने अधिकारियों और कर्मचारियों ने नियम को ताक पर रखकर जमा से भी ज़्यादा लोन बांट दिया। 12 मई से बैंक अपने ग्राहकों को जमा का भुगतान नहीं कर पा रहा है। बैंक प्रबंधन ने रिजर्व बैंक ऑफ पत्र भेजकर भुगतान में असमर्थता जता दी थी। शुक्रवार को लखनऊ में सहकारिता विभाग और रिजर्व बैंक के अधिकारियों की बैठक हुई। ऐसे में रिजर्व बैंक की सहमति से सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव ने कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। शनिवार को यह आदेश जिले को भेजा। सहायक आयुक्त सहकारिता ने बताया कि विभाग को आदेश प्राप्त हो गया। कोरोना संक्रमण रोकने में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन (HCQ) के प्रभावी होने पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने मुहर लगा दी है। कोरोना संक्रमण रोकने में HCQ के कारगर
मिलने के बाद आईसीएमआर ने इसको उपयोग आगे भी किए जाने को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की हैं। साथ ही इस दवा के साइड इफ़ेक्ट का हवाला देते हुए इसे डॉक्टरों की देखरेख में लेने की सलाह दी है। आईसीएमआर ने यह भी साफ कर दिया कि एससीक्यू लेने वालों को खुद को कोरोना से सुरक्षित होने की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए और इससे बचने के लिए उपाय पहले ही तरह करना चाहिए। जेएनएन नई दिल्ली नीता अंबानी के नाम से एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि नीता अंबानी ने मुसलमानों को टारगेट करते हुए अजान पर सवाल उठाया। पड़ताल में पता चला कि वायरल पोस्ट झूठी है। नीता अंबानी का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। सबसे पहले वायरल हो रही नीता अंबानी के कथित ट्वीट से जुड़ी खबर सर्च करना शुरू किया तो कहीं भी ऐसी खबर नहीं मिली जिसमें नीता अंबानी के कथित ट्वीट को लेकर कुछ कहा गया हो। इसके बाद वायरल पोस्ट में दिख रहे ट्विटर हैंडल @o नीता जी को स्कैन किया। पता चला है नीता अंबानी के नाम पर बनाया गया फ़ैन अकाउंट है। इस पर सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा कांग्रेस पर निशाना साधने वाले ट्वीट ज़्यादा मिले। इस हैंडल को नीता अंबानी से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद रिलायंस कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क करने पर उन्होंने साफ किया कि अंबानी फैमिली का कोई भी मेंबर सोशल मीडिया पर नहीं है। इससे जुड़े सभी अकाउंट फेक है। आखिर में फेसबुक यूज़र विजय एन चौधरी के अकाउंट की जांच की गई तो पता चला कि यूज़र राजस्थान के सिरोही का रहने वाला है। छत्रपति साहू जी महाराज विवि में शनिवार को प्रवेश समिति की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि जून के पहले हफ्ते में छात्रों को वेब रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। विवि की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने सभी प्रशासनिक अफसरों संग मंथन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रवेश में तमाम सावधानियों को ध्यान रखना होगा। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि छात्रों को पिछले वर्ष जिन समस्याएं, फर्जी पंजीकरण, विषयों का बदलाव, सीटों की गलत संख्या आदि का सामना करना पड़ा, उनकी पुनरावृत्ति न हो। कुलपति ने कहा कि वेब रजिस्ट्रेशन नंबर का विवि के पास भी पूरा डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। इस ऑनलाइन बैठक में चर्चा के दौरान डीन एकेडमिक्स डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर संदीप सिंह, डॉक्टर RN कटियार, डॉक्टर सरोज द्विवेदी, डॉक्टर अंशु यादव आदि उपस्थित रहीं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ इसकी रोकथाम की दिशा में प्रयास भी तेज़ी से होता जा रहा है। विज्ञान पत्रिका द लैंसेट में प्रकाशित शोध के मुताबिक इस बीमारी से जीतने की दिशा में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। इसे रोकने के लिए बना एक टीका क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण में कारगर पाया गया है। अध्ययन के मुताबिक 108 लोगों में परीक्षण के दौरान वैक्सीन ने उनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित की है। साथ ही उनकी इम्यून कोशिकाओं को कोविड-19 का कारण बनने वाले वायरस से लड़ने में सक्षम बनाया। हालांकि चीन ने बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अभी इस दिशा में और शोध की ज़रूरत बताई है। यह परीक्षण 108 स्वस्थ लोगों पर किया गया। अभी 28 दिनों में नतीजे बेहतर पाए गए हैं। हालांकि अंतिम नतीजे 6 महीने बाद स्पष्ट होंगे। मंझनपुर तहसील क्षेत्र के रसूलपुर गांव में शनिवार को तालाब की खुदाई के दौरान पत्थर की प्रतिमा से फावड़ा टकराया तो श्रमिक चौंक उठे। इसके बाद संभलकर खुदाई की गई तो भगवान विष्णु की पत्थर की प्राचीन प्रतिमा निकली। प्रधान ने SDM व पुलिस को जानकारी दी। नायब तहसील व पुलिस ने प्रतिमा को कब्जे में लिया और पुरातत्व विभाग के अफसरों ने इसे 500 साल से ज़्यादा पुराना बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।